सितंबर 3, 1989, ब्राजील। एक बोइंग 737 आसमान में उड़ रहा है। ना इंजन में कोई खराबी, ना वेदर खराब, ना हाईजैकिंग और ना ही कोई टेक्निकल फॉल्ट। फिर भी कुछ ही देर बाद ये जहाज अपनी मंजिल से सैकड़ों किलोमीटर दूर अमेज़न के घने जंगलों में भटक रहा था। कॉकपिट में बैठे हुए दोनों पायलट्स को समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा, और कैबिन में बैठे 54 पैसेंजर्स को ये लग रहा है कि बस कुछ ही मिनट्स में उनका प्लेन बेल्जियम एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला है। लेकिन असल में वो दुनिया के सबसे खतरनाक जंगलों में से एक के ऊपर खो चुके थे। और सबसे हैरानी की बात, इस पूरे हादसे में एयरप्लेन में किसी किस्म की कोई खराबी नहीं थी। एक छोटी सी गलती, एक डेसिमल पॉइंट की गलती थी, एक नुक्ता जिसकी जगह गलत थी, वो इस जहाज को सीधा वहां ले गया जहां इंसान सदियों से नहीं गया था। अपनी मंजिल से ठीक 1700 किलोमीटर दूर अमेज़न के घने जंगलों में। मैं बात कर रहा हूँ वेरिज फ्लाइट 254 की। Não tinha indicação de Belém, a bússola estava com outra proa, a gente 1989 में वेरिज ब्राजील की सबसे बड़ी एयरलाइन थी। पूरे मुल्क के आसमानों पर उन्हीं का राज था। फ्लाइट 254 एक लंबी सर्विस थी। 100 पहलू से शुरू होती और रास्ते में 7 शहरों में रुकती और आखिर में बर्लिन पहुंचती। पूरा सफर तकरीबन 8 घंटे का। कॉकपिट में 2 लोग थे, कैप्टन सेजर गेहरसेश 32 साल के तजर्बेकार पायलट, और उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर नेल्सन जिले 28 साल के, जिनका अभी कैरियर शुरू ही हुआ था। आखिरी स्टॉप था मुरहबा। यहाँ से सिर्फ एक छोटा सा 48 मिनट्स का रास्ता बाकी था बेल्जियम तक। सब कुछ अभी भी नॉर्मल लग रहा था, लेकिन इसी नॉर्मल से लगने वाले लम्हे में एक ऐसी गलती हो चुकी थी जिसका किसी को अंदाजा ही नहीं था। फ्लाइट प्लान पर लिखा था 0270, इसका मतलब था 027.0 डिग्रीज, यानी ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट की तरफ, लेकिन कैप्टन ने इसे 270 डिग्रीज पढ़ा। वजह सिंपल थी, कुछ हफ्ते पहले जब कैप्टन छुट्टी पे थे तो वेरिज ने अपना फ्लाइट प्लान फॉर्मेट चेंज किया था। पहले 3 डिजिट होते थे और अब 4, और ये किसी ने क्लियरली लिखा ही नहीं था कि डेसिमल पॉइंट आखिर कहाँ आएगा। फर्स्ट ऑफिसर जिले को अपना फ्लाइट प्लान चेक करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कैप्टन के इंस्ट्रूमेंट को देखा और वही नंबर अपने पैनल पर सेट कर दिया। 5:45 फ्लाइट 254 ने मराबा से टेक ऑफ किया। ऑटो पायलट ऑन हुआ और जहाज ने अपना मुंह वेस्ट की तरफ मोड़ दिया, बेल्जियम से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। जहाज अमेज़न के जंगल के ऊपर उड़ रहा था। नीचे कुछ नहीं था, सिर्फ घना जंगल और मीलों तक कोई रोशनी नहीं। जब कैप्टन को लगा बेल्जियम करीब होगा तो उन्होंने रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश की। लैंडिंग क्लियरनेस भी मिल गई, लेकिन डिसेंट करते ही उन्हें कुछ अजीब लगा। नीचे ना बेल्जियम का मशहूर अमेज़न रिवर नजर आ रहा था और ना ही मराजो आइलैंड, सिर्फ घना जंगल और अंधेरा ही अंधेरा। उस वक्त बेल्जियम पर कोई रडार नहीं होता था। उन्हें लगा कि सिर्फ एक ही जहाज उनके आसमान में उड़ रहा है। किसी को कोई शक तक नहीं था। प्लेन अब 30 मिनट लेट हो चुका था। कैबिन में बेचैनी बढ़ने लगी। कॉकपिट में अजीब खामोशी छा गई। फर्स्ट ऑफिसर नेल्सन जिले बार बार अपना मैप्स, इंस्ट्रूमेंट्स और कैलकुलेशंस देख रहे थे, और फिर उन्हें वो बात समझ आई जिसे समझने में बहुत देर हो चुकी थी। वो बेल्जियम की तरफ जा ही नहीं रहे थे। अब सवाल सिर्फ इतना था कि बचने का रास्ता क्या है। सबसे पहले नाम आया सेंतुरम का। जहाज ने फौरन 180 डिग्रीज का टर्न लिया, लेकिन कुछ ही लम्हों बाद कैलकुलेशंस ने नई कहानी बना दी। फ्यूल सेंतुरम तक पहुंचने के लिए पूरा ही नहीं था। कैप्टन ने मराबा का सिग्नल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन रेडियो ने किसी और शहर की आवाज पकड़ ली। वो समझ रहे थे कि वो मराबा की तरफ जा रहे हैं, लेकिन असल में वो गोयनिया का सिग्नल फॉलो कर रहे थे, जो मराबा से 1250 किलोमीटर दूर था। और यहीं से जहाज और ज्यादा खो गया। वो खुद भी नहीं जानते थे कि वो कहाँ हैं। 8:05 पर बेल्जियम ने दोबारा रेडियो पर कांटेक्ट किया। कैप्टन ने इत्मीनान से जवाब दिया कि हम करासास बेकन के करीब हैं, लेकिन अगला जवाब सुनते ही
फिर खामोशी छा गई कि करासास बेकन तो आधा घंटा पहले ही बंद हो चुका था। और फिर तकदीर ने उन्हें एक आखिरी मौका दिया। जहाज सेहादो के शिम्बो एयरफोर्स बेस से सिर्फ 190 किलोमीटर के फासले से गुजरा। एक ऐसा रनवे जहां पर वो बिल्कुल महफूज लैंडिंग कर सकते थे, लेकिन किसी को भी इस चीज का एहसास ही नहीं हुआ। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। अब सिर्फ एक ही सवाल था कि जहाज कहाँ गिरेगा। पायलट्स ने फैसला किया कि जहाज को 8000 फीट की बुलंदी पर उड़ाते रहेंगे जब तक फ्यूल खत्म ना हो जाए। इससे लैंडिंग के टाइम एक्सप्लोजन का खतरा कम हो जाएगा। अब फ्यूल भी उनका साथ छोड़ रहा था। कैप्टन ने इंटरकॉम उठाया और वो सच बता दिया जिसे सुनने के लिए कोई भी पैसेंजर कभी तैयार नहीं होता कि हम अमेज़न के जंगल के ऊपर इमरजेंसी लैंडिंग करने वाले हैं। Senhores passageiros do comandante Kibostai, tivemos uma pane de desorientação do nosso sistema de bússola. Estamos com o nosso combustível já सिर्फ 100 किलोमीटर का फ्यूल बाकी था और कॉकपिट में एक के बाद एक वार्निंग सुनाई देने लगी। फिर अचानक लेफ्ट इंजन बंद हो गया। उसके 2 मिनट बाद ही दूसरे इंजन ने भी जवाब दे दिया। अब बोइंग 737 सिर्फ हवा के सहारे ग्लाइड कर रहा था। 9:06 पर बोइंग 737 अमेज़न के 50 मीटर लंबे दरख्तों के ऊपर से गुजरा। एक लम्हे के लिए लगा कि वो बच जाएंगे, लेकिन अगले ही लम्हे लंबे दरख्तों ने उन्हें अपनी लपेट में ले लिया। 2 बड़े दरख्तों से टकराते ही दोनों विंग्स टूट गए। फ्यूलेज भी बुरी तरह मुड़ गई और कुछ ही सेकंड्स बाद खामोशी छा गई। धुआं धीरे धीरे हवा में घुलने लगा और उनके दरमियान बोइंग 737 अपनी राइट साइड पर झुका हुआ, जख्मी लेकिन अभी भी सलामत, इतना कि अंदर से अभी भी जिंदगी की उम्मीद बाकी थी। 54 में से 42 लोग जिंदा बच गए, जख्मी लेकिन जान बच गई। कोई रेडियो नहीं, कोई रास्ता नहीं, सिर्फ उनकी अपनी हिम्मत। 2 दिन तक दुनिया को पता ही नहीं था कि आखिर फ्लाइट 254 कहाँ है। पूरा ब्राजील पूछ रहा था कि आखिर ये फ्लाइट कहाँ गई। 5 सितंबर को 4 सर्वाइवर्स जंगल में मदद के लिए पैदल निकल पड़े। 2-3 घंटे जंगल में चलने के बाद उन्हें एक फार्म मिल गया। रेडियो ऑपरेटर की मदद से दूर किसी और एयरपोर्ट से राब्ता किया और अगले दिन एयरफोर्स का प्लेन रेस्क्यू मिशन पर निकला। 4 दिन बाद आखिरी सर्वाइवर भी जंगल से निकाल दिया गया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जहाज में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ परफेक्टली मेंटेन था। सिर्फ एक चीज गलत थी, इंसान की पढ़ी हुई एक लाइन, एक डेसिमल पॉइंट जिसकी जगह क्लियरली मेंशन नहीं थी। ये कहानी सिर्फ एक क्रैश की नहीं थी, ये इस बात की थी कि एक छोटी सी गलती भी कितनी बड़ी तबाही का बाइस बन सकता है। उस रात 54 में से 12 लोग अमेज़न के जंगल से अपने घर वापस नहीं आए और जो बच गए उनके लिए जिंदगी कभी भी पहले जैसी नॉर्मल नहीं रही। ये तबाही कोई बड़ी चीज से नहीं बल्कि एक छोटी सी अजप्शन से हुई, एक ऐसी अजप्शन जिसने आखिर में 12 जिंदगियां निगल ली। मुझे इजाजत दीजिए, ज़रा को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।